कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। हाँ फुल चैप्टर, अच्छा ठीक है ना, मुझे इसका तो मैं फुल चैप्टर करा दूंगा। इसके पहला वाला जो हम लोग कर चुके हैं उसमें कोई डाउट होता हो, बाकी तो मैं इसका पूरा कराऊंगा, प्लस क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन पे, कौन कौन पे टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो भी मैं बता दूंगा। इसके पहले वाले जो चैप्टर थे उनमें किसी में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, जहाँ पे फंस रहे हो आप बताओ, पहले उनको डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक बार बायोटेक प्रोसेस एंड एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का बताते हैं। इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं, है ना। चलो मैं एक एक करके पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करा देते हैं और फिर उसके बाद देखो, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में है ना, बायोटेक्निकल एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल वाले पार्ट पे, है ना। तो जीएमओ क्या होते हैं या तो आपको पता ही है। तो पहले मैं आपको बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल वाला रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखो, हमने ये पढ़ा हुआ था, देखो अगर बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल वाला क्वेश्चन आया, कई तरह से आ सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में है ना। तो अब क्या होता है, तो बीटी जीन कितने टाइप का होता है ना, ये भी ये 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि क्राई जीन क्या है ना। और इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर भी आपको बताऊं कैसे कैसे आएंगे। तो देखो, जीएमओ क्या है या जीएमए क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब 2 मार्कर क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर आपसे आया कि डिस्क्राइब अबाउट दी बीटी जीन एंड बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन, है ना, दे आर प्रॉस एंड कॉन्स, ऐसे कुछ करके अगर क्वेश्चन आया तो 5 मार्कर क्वेश्चन होगा। तो देखो हमने ये पढ़ा हुआ था कि बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, है ना। तो ये आपका था बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। हमें ये पता है कि बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो है, तो हमने ये पढ़ा था कि बीटी जो है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो होता है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस में एक जीन पाया जाता है, उस जीन को हम लोग बोलते हैं क्राई जीन, है ना। तो एक क्राई जीन इसके अंदर पाया जाता है। क्राई जीन को ही आप बीटी जीन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये बीटी जीन पाया जाता है। ये क्या करता है, क्राई जीन या बीटी जीन जो है, ये प्रोड्यूस करता है एक तरह का टॉक्सिन, है ना। ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन का नाम है बीटी टॉक्सिन, ठीक है। बीटी टॉक्सिन क्या है, ये एक तरह का प्रोटॉक्सिन है ना, या यूं कह सकते हैं ये एक तरह का इनएक्टिव टॉक्सिन। तो प्रोटॉक्सिन का मतलब हमने पढ़ा था इनएक्टिव टॉक्सिन। 3 मार्कर क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि बीटी टॉक्सिन, चलो मैं पहले बताओ दोनों लोग मुझे कि बीटी टॉक्सिन जो जिस वर्म को मारता है ना, तो ये क्या करता है आप समझो, बीटी टॉक्सिन करता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो बीटी टॉक्सिन एक वर्म होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक वर्म होता है, वो वर्म क्या करता है, तो इस तरह का एक वर्म होता है, ये एक वर्म, ये वर्म क्या करता है, ये 2 चीजों को नुकसान पहुंचाता है।
है ना। ये वर्म नुकसान पहुंचाता है, ये कॉटन का जो होता है ना, कॉटन के बॉल खा जाता है। तो कॉटन के जब फूल खा जाता है तो उसमें कॉटन बॉल नहीं बन पाते, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। उसी तरह से ये क्या करता है, ब्रिंजल की जड़ों से घुस जाता है, और जड़ों से घुसने के बाद ब्रिंजल के फ्रूट में पहुंच जाता है, तो पूरे फ्रूट को खराब कर देता है। तो इस तरह से कॉटन और ब्रिंजल दोनों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसका एक दुश्मन है, वो है क्या, बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया जो बीटी ये जो बॉल वॉर्म है ना, तो इसको हम लोग कॉटन बॉल वॉर्म कहते हैं या ब्रिंजल वॉर्म कहते हैं। ये क्या करता है, इसके यहाँ पे जाता है गट में, गट में बैक्टीरिया रह के बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बीटी टॉक्सिन क्या करता है, वो वॉर्म की गट में, है ना, वॉर्म्स गट। तो वॉर्म के गट में जाने के बाद क्या होता है कि ये एक्टिव हो जाता है ना। तो अभी तक टॉक्सिन इनएक्टिव स्टेट में था और ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है कि वॉर्म का जो गट है, तो कहां पे एक्टिव होता है, एक्टिव इन गट, है ना। तो गट में एक्टिव हो जाता है। गट में एक्टिव कैसे हो जाता है, इसके अंदर जो पीएच वैल्यू होती है, बेसिक पीएच मिल जाता है। तो इसको बेसिक पीएच मिल जाने के बाद इसके अंदर क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अब एक्टिव होने के बाद इसकी वॉर्म की जो गट है, गट में किसकी बनी होगी, तो ऑब्वियसली एपिथेलियल सेल से बनी होती है। तो वॉर्म का जो गट की एपिथेलियल सेल है, उनमें स्वेलिंग कॉज कर देता है, मतलब वो स्वेल हो जाती हैं और फिर वो रप्चर हो जाती हैं। रप्चर हो जाने से क्या होता है, वर्म का जो गट होता है, वो गट में पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, और पोर हो जाने की वजह से वर्म मर जाता है ना, वर्म डाइज। ठीक है। अब क्वेश्चन, अगर ये तो पूरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल वाला, ये क्वेश्चन तो 5 मार्कर क्वेश्चन होगा। पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको में लिखना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है और पूरा फ्लो चार्ट बना देना, फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करना है। इसका दो फायदे होंगे, एक तो फ्लो चार्ट से आपको टाइम कम लगेगा और आपका ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, प्लस पेजेस भी बढ़ जाएंगे आपके, है ना। एक पेज तो आपका फ्लो चार्ट ही हो जाएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन और फ्लो चार्ट लिखो अच्छे से, सिर्फ अच्छे से बनाओ, तो भी आपका 2 पेज में तो सिर्फ यही आ जाएगा, है ना। फिर आप क्वेश्चन का आंसर पूरी बॉडी लिखना शुरू करोगे, क्या क्या कैसे करता है। बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल जाएंगे अगर आप ऐसा लिख करके आते हो। ठीक है। अगर इससे एक क्वेश्चन बनता है 3 मार्कर। 3 मार्कर क्वेश्चन क्या कहता है कि बीटी टॉक्सिन इज अ टॉक्सिन, बट इट डू नॉट एक्ट और किल द बैसिलस बैक्टीरिया, राइट, और द बीटी बैक्टीरिया, व्हाई। अब बताओ। क्योंकि वो उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हाँ, तो मतलब क्यों, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में तो होता है, लेकिन एक्टिव क्यों नहीं हो पाता, उसके अंदर एक्टिव क्यों नहीं हो जाता, उसके बाहर आते एल एक्टिव। एल्कलाइन पीएच नहीं होता। राइट। तो भाई आपको बस इसको एक्सप्लेन करके लिखना है कि बिकॉज बैक्टीरिया डू नॉट हैव दैट अल्कलाइन पीएच व्हिच मेक्स इट एक्टिव फ्रॉम प्रोटॉक्सिन टू टॉक्सिन, दैट्स व्हाई डू नॉट किल, है ना, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्कर आ सकता है। ठीक है। तो ये देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता लग गया कि ये बीटी जो ये है बैसिलस thuringiensis, ये इस कॉटन बॉल वॉर्म का या ब्रिंजल वॉर्म का दुश्मन है। तो हमने क्या किया कि हमने एक ब्रिंजल लिया, ब्रिंजल में क्या डाल दिया, क्राइजीन डाल दिया। ठीक है। क्राइजीन से निकलने वाला बीटी टॉक्सिन इंसानों पे काम नहीं करता है, इंसानों के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो हमने अब क्या बनाया, अब क्या बनाया, बीटी ब्रिंजल बना दिया। अब इसके अंदर बीटी टॉक्सिन अपने आप बन जाएगा, जो कि अपने आप उस कॉटन बॉलवर्म को मार देगा। इसी तरह से हमने क्या किया, कॉटन के अंदर भी डाल दिया क्या, क्राइजीन डाल दिया, और क्राइजीन डाल के क्या बना दिया, बीटी कॉटन बना दिया। ठीक भाई, क्लियर है लीना, समझ में आ गया यस सर। तुम्हारी। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज और लिखाई थी, है ना, कि यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन होता है, उसको प्रोड्यूस करने वाले कई अलग अलग जीन हैं। तो मैंने आपको एक चीज और लिखाया था कि बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाले 3 जीन पाए जाते हैं, है ना। तो एक तो होता है क्राई फर्स्ट एसी, लिखा है ना, और दूसरा क्राई सेकेंड ए बी। ये दोनों क्या करते हैं, दे किल्स कॉटन बॉल वॉर्म, दे किल्स कॉटन बॉल वॉर्म, ये कॉटन बॉल वॉर्म को मारते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था एक जीन है क्राई 1B, और ये किसको मारता है, ये मारता है कॉर्न बियरर को मारता है, कॉर्न बियरर को किल करने का काम करता है। ठीक है, याद है ना, लिखवाया था ना। यस सर।
ठीक है। एक चीज और मैंने बताया था कि जो बीटी प्रोटीन है वो 3 अलग अलग तरह के, है ना, बीटी प्रोटीन 3 तरह की होती है, बीटी टॉक्सिन 3 तरह के होते हैं। तो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाले 3 जीन हो गए, है ना। किस पे काम करते हैं, एक तो ये बात बता दी। दूसरा मैंने आपको एक चीज और बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो बीटी टॉक्सिन होता है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, ठीक है, ये 3 तरह की होती है। देखते हो, अपने नोट्स साथ में रखो, है ना। मैंने आपको बताया था लेपिडोप्टेरॉन्स, है ना, ये लेपिडोप्टेरॉन, एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई कोलियोप्टेरॉन, जहां पे आपको और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए होगा आप मुझे बताएंगे। तीसरी हो गई डिप्टेरॉन, ठीक है। कोलियोप्टेरॉन क्या होता है, टोबैको, बडवॉर्म और आर्मी वॉर्म को मारती है। ये मारती है टोबैको, बड वॉर्म को मारती है, और आर्मी वॉर्म के खिलाफ काम करती है। आर्मी वॉर्म के खिलाफ काम करती है। और कोलियोप्टेरॉन बीटल्स के खिलाफ काम करती है ना। तो डिपेंड करता है कि हमें बीटी क्रॉप कौन सी बनाती है। जैसे बीटी हमने पोटैटो भी बना रखा है ना। और डिप्टेरॉन फ्लाइज और मॉस्किटो के खिलाफ काम करता है। अच्छा, एक काम नहीं कर सकते लीना, क्या जुआरिया है बताओ, एक काम नहीं कर सकते? ये डिप्टेरॉन्स वाला जो है ना, बीटी टॉक्सिन डिप्टेरॉन वाला, ये जीन इंसानों में डाल दिया जाए, मच्छर ही नहीं काटेंगे, ना मक्खी परेशान करेगी। सही नहीं है? सर हमारे में वो वर्क ही नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, 100% करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो भी यूकेरियोट है, हम भी यूकेरियोट है। बैक्टीरियल जीन तो है। बताओ, सही आइडिया है कि नहीं है? सर पर क्यों करेगा, कैसे करेगा? अरे यार, एक काम करना है, कुछ नहीं करना, हमारे अंदर ये जीन्स डाल देना है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जीन क्या करना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जीन डाल देने हैं। और जीन नॉर्मल हमारे जीनोम में किसी भी क्रोमोसोम में जीन डाल दिया जाएगा, तो हमारी पूरी बॉडी में बीटी टॉक्सिन बनने लगेगा। मॉस्किटो काटेंगे तो मर जाएंगे वो। नहीं, यस सर। कर सकते हैं ना जुआरिया? बढ़िया है। बोलो जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। अरे प्रभु, एक बात बताओ, मैंने बताया था ह्यूमंस आर नॉट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। आप ह्यूमंस में नहीं कर सकते हो, ट्रांसजेनिक नहीं बना सकते हो। क्राइम है? नहीं, इंसान सर वो ट्रांसजेनिक तो बना सकते है। हो तब जीन थेरेपी कर सकते हो, समझे ना। किसी डिजीज को तो रिमूव कर सकते हो, ह्यूमंस आप ट्रांसजेनिक ह्यूमन नहीं बना सकते हो। पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, इट इज क्राइम, है ना, इट इज प्रोहिबिटेड। आप नहीं कर सकते वैसा। ठीक है, तो मैंने आपको क्राइजीन तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आरएनए इंटरफेरॉन बताओ क्या होता है? ये 3 मार्कर क्वेश्चन में आएगा। आरएनए आई, और ये सब पोटेंशियल क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से, आरएनए इंटरफेरेंस। अरे भाई, देखो, एजीबीटी क्या था? एक बैक्टीरिया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, याद आया? ट्यूमीफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन क्या करता है? ये कैंसर कॉज करता है प्लांट में, है ना। तो प्लांट की रूट में ट्यूमर कॉज करता है। ये प्लांट की रूट में जाता है, अनकंट्रोल डिवीजन करता है और सेल्स में ट्यूमर कॉज कर देता है। ठीक है, तो प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है ना। अब ये जो एजीबीटी होता है, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, एजीबीटी, है ना, इसके जीन्स को हम लोग निकाल लेते हैं। एजीबीटी को निकाल करके अब
इसका ये जो जीन होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन, है ना, ये इसकी खास बात क्या होती है, ट्यूमर कॉजिंग है ना। तो इसमें हम निमेटोड स्पेसिफिक जीन निकाल लेते हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जीन हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं, ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन हम निकाल करके, जो निमेटोड के ऊपर काम करेगा, एजीबीटी का वो जीन जो निमेटोड के ऊपर काम करेगा, उस जीन को निकाल करके हम क्या करें, इनकॉर्पोरेटेड इन प्लांट, इनकॉर्पोरेटेड इन प्लांट, अब प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन प्लांट में चला गया। अब जब कभी भी इस प्लांट के पार्ट को कोई भी निमेटोड खाएगा, है ना, तो निमेटोड के खाते ही उसके अंदर क्या चला जाएगा, ये एजीबीटी चला जाएगा। एजीबीटी जाने के बाद क्या करेगा, उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक देगा, ट्रांसलेशन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। कैसे करेगा, उसके अंदर एमआरएनए जो होगा, उस एमआरएनए को क्या बना देगा, ये क्या कर देगा, डबल स्ट्रैंडेड, हाँ, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं, है ना, कहते हैं ना, आरएनए साइलेंसिंग भी बोलेंगे, आरएनए को साइलेंट कर देगा। तो जब आरएनए को साइलेंट कर देगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और उससे वो जो भी निमेटोड होगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको क्या बोला, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस, ये निमेटोड के आरएनए को इंटरफेयर करता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। समझ आया लीना, क्लियर है? यस सर। जुआरिया, आप भी बताते हो, ऐसे नहीं मैं कहानी सुना रहा हूँ, क्लियर है ना। जुआरिया तुम्हारा माइक्रोफोन यार काम नहीं कर रहा सही से, कोई दूसरा माइक्रोफोन यूज करो, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो बेटा, मैसेज कर दो। एकदम सही से समझ में आए तभी बताना, ठीक है। अभी ये लास्ट टाइम है, ओके। तो जहां पे नहीं आए एकदम बिंदास पूछो, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, है ना। अभी आपको फुल मौका, आप जो पूछोगे मैं सब बताऊंगा, ठीक है। एक चीज और, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ना, आरएनए आई 3 मार्कर क्वेश्चन है, आप साइड में लिखते जाओ, अब एनसीईआरटी में लिखते जाओ, एनसीईआरटी ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, है ना। इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा था, ये अगर पूरा आया तो 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा, और अगर ये वाला सिर्फ बीटी टॉक्सिन बीटी जीन से आया तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन होगा। तो ये 3 और 5 दोनों मार्कर क्वेश्चन बन रहे हैं किससे, बीटी वाले से, है ना। यहाँ पर ये आरएनए इंटरफेरेंस आपको 3 मार्कर क्वेश्चन ही मिलेगा, या 2 नंबर का अगर क्वेश्चन बनेगा तो एजीबीटी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एजीबीटी, है ना। एक चीज और, अगला है क्या, ह्यूमिलिन, है ना, ह्यूमिलिन, है ना, या आर्टिफिशियल इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमिलिन या आर्टिफिशियल इंसुलिन। देखो इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंसुलिन में, है ना, हम कैसे बनाते हैं, तो हमें पता है इंसान का जो इंसुलिन होता है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ए बी और सी। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि ये ए चेन हो गई और ये बी चेन हो गई, और इसी के साथ में तीसरी चेन जुड़ी होती है सी चेन, है ना। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो ये क्या होता है, ये इंसुलिन है, इंसान का इंसुलिन है, नेचुरल इंसुलिन है, लेकिन ये क्या है, इनएक्टिव इंसुलिन है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ये ए चेन है, ये बी चेन है, ये सी चेन है। अब क्या होता है, इस इंसुलिन की मैच्योरिटी होती है, जब इस इंसुलिन की मैच्योरिटी होती है, हमारी ही बॉडी में होती है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है, ए चैन रह जाती है ना, और बी चैन रह जाती है, बी वाली चैन रह जाती है, और हमने ये पढ़ा था कि जो सी वाली चैन है ना, सी वाली चैन को कट करके बॉडी से इससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब सी वाली चैन कट करके बाहर निकल जाती है, ये सी चैन, तो अब क्या होता है, इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी होती है, क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। तो ये हमारा इंसुलिन है। क्या किया जाता था पहले, पहले जमाने में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो पहले जमाने में, पहले टाइम पे क्या होता था कि या तो किसी भी एनिमल का, है ना, एनिमल का इंसुलिन निकाल लेते थे, है ना, और वो एनिमल के इंसुलिन को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते थे ह्यूमन की बॉडी में। उससे दिक्कत क्या होती थी, उससे दिक्कत ये होती थी कि ह्यूमंस की बॉडी में एलर्जी हो जाती थी, बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के इंसुलिन से को ले पाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया। हमने एक बैक्टीरिया लिया, अब हमने उस बैक्टीरिया में अलग अलग सेपरेटली, याद रखिएगा, तो हमने मान लो इसका मतलब हमने दो बैक्टीरिया लिए, दो तरह के बैक्टीरिया लिए। एक तरह के बैक्टीरिया में हमने सेंसाइज किया क्या, ए वाली चेन। दूसरे वाले बैक्टीरिया में हमने क्या किया, क्या सेंसाइज किया, बी वाली चेन। हमें सी चेन की जरूरत थी क्या लीना, नहीं थी ना, नो सर। है ना। तो हमने दो तरह के ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए, है ना। वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में एक में ए चेन बनाई, एक में बी चेन। और हमने क्या किया कि ए चेन को और बी चेन को बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से मर्ज कर दिया, और हमने क्या बनाया, इंसुलिन बना दिया। इस ह्यूमन इंसुलिन को क्या कहा गया, इसी को ह्यूमेलिन कहा गया, है ना। और ये बात और याद रखना कि ये जो सीक्वेंस बनाने वाली कंपनी थी, उस कंपनी का क्या नाम था, अमेरिकन कंपनी एली लिली थी, है ना, जो जिसने क्या किया, इस सीक्वेंस को, ए और बी के चेन को सीक्वेंस बनाया, ठीक है, राइट। तो उसने उसको बेच दिया, ये ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमिलिन था। ये 5 मार्कर और 3 मार्कर दोनों में आ सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली लेकिन 3 मार्कर में आने की चांसेस ज्यादा है। ये डायग्राम जो मैंने आपको बना के बताया, बस ऐसे डायग्राम बना देना है। डायग्राम आपके पास बना होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था। बोलो बताओ, क्लियर भाई, यस सर। जुआरिया क्लियर। अब देखो जीन थेरेपी, इसमें हर हेडिंग क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मैं बता रहा हूं, आप 3 मार्कर मान के चलिए, 5 मार्कर आ जाए, इट्स नो वंडर। तो ओके, आप देखो अगला क्या है, ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन है। अगला वाला, ये पूरे पोटेंशियल क्वेश्चन, इसमें मैं नहीं कह सकता कि ये नहीं आएगा, है ना, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आ चुका है। जीन थेरेपी, शायद जीन थेरेपी लास्ट ईयर आया था, देखना क्वेश्चन देख रखा है, पिछले साल का क्वेश्चन, पिछले पिछले साल, पिछले 2 सालों का। अलीना है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे ना, यस सर, है मेरे पास। इसमें से आया था किसी में से, जीन थेरेपी से आया था ना, सर मैंने अभी देखा नहीं, याद नहीं है। देख लेना, शायद जीन थेरेपी से क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर शायद आया हुआ है, पिछले के पिछले साल। तो पिछले 2 सालों में जो आए हैं उनके चांसेस कम होते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद अगर, तो अगर पिछले 2 साल में मान लो अगर ये आया ना जीन थेरेपी, तो मान लेना फिर इंसुलिन वाला आने के चांसेस होंगे। जो नहीं आए वो उनको, उन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्या है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हमें क्या है कि एक बीमारी हम लोगों ने पढ़ी थी, एडीए डेफिशिएंसी, है ना, एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी क्या होती है कि एक हार्मोन्स होता है ना, जिसको हम एडेनोसिन डाइएमिनेज कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस हार्मोन को कहा था, इसका नाम क्या है, एडिनोसिन डाइएमिनेज, ये इस हार्मोन का नाम है। एडिनोसिन डाइएमिनेज क्या होता है, ये एक डिफिशियंसी है ना। तो एडिनोसिन डाइएमिनेज एक एंजाइम है, और इस एंजाइम के बिना अगर ये, जिसकी बॉडी में एंजाइम नहीं होता, उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम फंक्शनल नहीं होता, काम नहीं करता उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को काम कराने के लिए, जिससे कि ये एंजाइम एक्टिव हो जाए और ये एंजाइम काम करे, है ना, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उस बंदे की बॉडी में या तो ये एडीए डाला जाए, पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि या तो पहला तरीका क्या है कि इस डेफिशिएंसी, ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना, मतलब बंदे के अंदर एडीए का जीन ही नहीं पाया जाता। जब एडीए का जीन ही नहीं पाया जाएगा, तो ये जो एंजाइम होता है एडिनोसिन डाइएमिनेज, ये बनेगा नहीं। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब उस बंदे की मौत निश्चित है, ठीक है। किसी न किसी बीमारी से, ज्यादा बड़ी बीमारी होगी तो आदमी मर जाएगा। अब उसको बचाने के लिए एक तरीका, या तो हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें, और आपको पता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल काम है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, है ना, ये 1 लाख बंदों में सिर्फ 2 लोगों का बोन मैरो मैच कर सकता है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो बोन मैरो मिल जाए अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, और मिल भी जाए तो आप ट्रांसप्लांट करना भी इतना आसान नहीं है, और डोनर देने के लिए तैयार हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात है। और बोन मैरो में क्या होता है, जरूरी नहीं कि आपके कजिन से, आपके ब्रदर से, आपकी मदर से बोन मैरो मैच ही करता हो, देयर इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, राइट, किसी का भी मैच कर सकता है। तो ये तो बेकार की बात हो गई बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये बहुत मतलब रेयर केस हो गया। दूसरा क्या होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, समय समय पर इस बंदे को बार बार ये एंजाइम की डोज दी जाए, है ना। ये भी आप जानते हो कि ये बहुत ही
मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं मुश्किल काम, मतलब उसको बार-बार कितनी बार वो एंजाइम लेगा। तीसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग ये ऐसी वो बनाएँ, ये डब्ल्यूबीसी बनाएँ, है ना? डब्ल्यूबीसी मतलब लिम्फोसाइट्स बनाई जाए। जिन लिम्फोसाइट के अंदर ऐसी लिम्फोसाइट कल्चर करें, जिन लिम्फोसाइट के अंदर एडीए जीन हो। अब लिम्फोसाइट्स एडी हमने ऐसी लिम्फोसाइट बनाई जिनके अंदर मतलब इस बंदे की लिम्फोसाइट ले ली और उनमें एडीओ जीन डाल के कल्चर करा दिया। लेकिन वो लिम्फोसाइट भी क्या होती है, दे आर नॉट इमॉर्टल, साल भर रहेंगी। साल भर बाद फिर लिम्फोसाइट खत्म हो जाएगी। है कि नहीं अलीना? तो तीनों प्रोसेस परमानेंट नहीं है कि? है ना? तो एक ही तरीका है, तीनों प्रोसेस परमानेंट नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं अलीना? सर बोलो फीटल फिर क्या? स्टेज में। हाँ, सर फीटल स्टेज में वेरी था। गुड। हम फीटल स्टेज में क्या करें, एडीए जीन उसमें डाल दें। इस तरह से इसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं कि अगर फीटस की स्टेज में हम एडीए जीन डाल दें तो एडीए जीन डाल करके परमानेंट क्योर कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं जीन थेरेपी कहते हैं। और इस तरह का ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट करना इंसानों में एप्लीकेबल है। तो अगर किसी इंसान में किसी तरह का डिफेक्ट है, डिमेरिट है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ट्रांसजेनिक्स बना सकते हैं। कुछ लेवल तक बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसजेनिक ह्यूमन बनाना दैट इज क्राइम, राइट? इसी तरह से क्लोन बनाना किसी इंसान का क्राइम है, लेकिन आप उसके किसी भी ऑर्गन की क्लोनिंग कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। ये हो गया जीन थेरेपी ना। और पीसीआर तो पता ही है ना, हम लोग पिछली बार डिस्कस कर ही चुके हैं पीसीआर, यस सर। है ना? ये जैसे पीसीआर होता है वैसे ही एलिजा टेक्निक होती है ना, एलिजा। एक मिनट, जैसे पीसीआर होती है, एक मिनट होल्ड कर। ठीक है, ये हो गया। और ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब हम लोग ट्रांसजेनिक क्यों बनाते हैं? तो ट्रांसजेनिक जो एनिमल हम बनाते हैं वो क्यों? किसी डिजीज में स्टडी करने के लिए किसी चूहे को ट्रांसजेनिक बनाया, अब उस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना? तो डिजीज पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किसी भी डिजीज की फिजियोलॉजी को समझने के लिए, है ना? कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया, है ना? जैसे हमने एक काऊ बना रखी है, हमने काऊ में क्या कर रखा है, काऊ के अंदर एक जीन डाल रखा है, वो कौन सा जीन है? तो हमने क्या हुआ है कि आपको याद है कि हम लोगों ने एक डिसऑर्डर पढ़ा हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं क्या, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में याद आया हीमोफीलिया? यस सर। अब हीमोफीलिया में हमें पता है कि दो एंजाइम नहीं पाए जाते, मैक्सिमम चांसेस होते हैं फैक्टर 8 बंदे के अंदर नहीं बनेगा, और दूसरा क्या होता है फैक्टर या तो 9 नहीं बनेगा, दो में से एक एंजाइम गायब होगा जिसको हीमोफीलिया होगा, है ना? ये जीन ही गायब होता है। हमने क्या किया कि हमने एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई, उस ट्रांसजेनिक काऊ में हमने फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का जीन डाल दिया है, जिससे उस ट्रांसजेनिक काऊ के मिल्क में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 बनता है। तो हम क्या करते हैं, उससे मिल्क निकालते हैं, मिल्क को फिल्टर करते हैं, उससे फैक्टर 8 फैक्टर 9 निकालते हैं, इनके अलग इंजेक्शन बना लेते हैं और साथ में मिल्क भी बेच लेते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो इस तरह से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग करते हैं, वैक्सीन सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए करते हैं, केमिकल सेफ्टी को। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये पढ़ लेना अलीना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। यस सर। एथिकल इश्यूज क्या है? एथिकल इश्यूज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी बायोपायरेसी क्या है? किसी भी कंट्री के जीन रिसोर्स को बिना उसकी इजाजत के, बिना उसको रॉयल्टी पे किए हुए उसको यूज करना, इसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी ने इंडिया से नीम का जो जीन है उसका जीन को चुरा लिया और उससे मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया। हमने वर्ल्ड कोर्ट में इसके खिलाफ क्या किया कि ये केस कर दिया और हमने कहा कि ये बायोपायरेसी है और हमने उसका पेटेंट कैंसिल करा। ठीक है? इसी तरह से बासमती राइस में हुआ। बायोपायरेसी भी क्वेश्चन 2 मार्क 2 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है? और एक क्वेश्चन एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज ऐसे आता है कि अगर हम ट्रांसजेनिक बनाते रहे तो ओरिजिनल वैरायटीज खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या है? इस बात की क्या गारंटी कि लंबे समय के बाद एक लॉन्ग टर्म तक अगर हम कुछ काम करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि ये जीन्स, ये जो जीन का प्रोजेक्ट है जैसे बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन,
ये ह्यूमन की हेल्थ को हजार्ड नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचेंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से लोगों में दो टाइप के लोग हैं, एक जो डेवलपमेंट थॉट वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन को हेल्थ और फूड दो चीज हम प्रोवाइड करा सकते हैं, बायोटेक हेल्प कर सकती है। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड का एरिया एक लिमिटेड एरिया है, वो घटता ही जा रहा है और आप उस एरिया को बढ़ा नहीं सकते। दूसरा एक ही तरीका है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, 100 एकड़ में 200 एकड़ के बराबर की प्रोडक्टिविटी को ले सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। साइंटिस्टों का मानना है कि अगर खिलवाड़ किया गया तो ये ओरिजिनल ब्रीड खत्म हो जाएंगी और इसके हार्मफुल इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। तो दीज आर द एथिकल इश्यूज। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीईएसी, है ना, जीईएसी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बना रखी है। उस कमेटी के अप्रूवल के बिना कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट को आप लॉन्च नहीं कर सकते हैं कॉमर्शियली। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब एक बार एनसीईआरटी दोनों लोग पलट के देखो, कोई टर्म, कोई कॉन्सेप्ट, कोई, मैंने कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सब बता दिए। अब जहां पर किसी लाइन में, किसी टर्म में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो पूछो। पूरा मैंने आपको, पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवीजन करा दिया, सभी एक एक हेडिंग एनसीईआरटी। जुआरिया देखो बेटा, पूरा एकदम चैप्टर देखो और जहां पे ना समझ में पूछो। बायो पेटेंट, हाँ ठीक है। बायो पेटेंट क्या होते हैं, देखो वालीना, तो आपने क्या किया, जैसे किसी बंदे ने ये बनाया है ना, इंसुलिन वाला बैक्टीरिया बनाया, वैसे आपने क्या किया, मान लो आप ही क्या करते हो कि जिन लोगों को ये है नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो आप क्या करते हो, विटामिन ए को प्रोड्यूस करने के लिए एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना देते हो, है ना। अब वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना दिया आपने, कैरोटीन, गाजर से एक जीन निकाला, कैरोटिनॉइड का एक जीन निकाला और डाल करके विटामिन ए बनाना शुरू कर दिया, विटामिन ए की कैप्सूल बेचना आपको। तो अब आप क्या करोगे, आपने वो बैक्टीरिया डेवलप किया, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको पेटेंट कराओगे। इसको हम बायो पेटेंट, जिससे कि बिना आपकी इजाजत के ना तो कोई आदमी आपको बिना रॉयल्टी पे किए हुए उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है, उस तरीके से ना ही कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट बना सकती है, ना ही आपको वो क्या कर सकती है, उसका यूज कर सकती है। तो आप इसको हम लोग बायो पेटेंट कहते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि ई रिक्शा 40,000, 50,000, 75,000, मतलब 70,000 ऐसे में दिल्ली में मिल जाता है, पूरे इंडिया मिलता है। तो क्या हुआ कि आईआईटी कानपुर के लड़कों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। उन्होंने, ये जो गरीब लोग रिक्शा खींचते हैं, उनको लगा कि एक इंसान रिक्शा खींचता है, उसको गर्मी में कितनी दिक्कत होती है, वो दिक्कत ना हो, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की और उन्होंने इसका पेटेंट नहीं कराया। वो पेटेंट नहीं है, इसलिए वो रिक्शा 70,000 रुपए में बन जाता है। अगर उसका पेटेंट होता उस मशीनरी का, राइट, तो इसी रिक्शे की कीमत आज की डेट में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए होती है। ठीक है, तो पेटेंट ना होने के कारण इतना सस्ता बिक रहा है। तो अगर आप पेटेंट करा लेते हैं तो पेटेंट में आपको क्या होता है, रॉयल्टी पे करनी आती है। इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर रखा गया, आईपीआर कहते हैं उसको। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में दो चीजें आती हैं, एक कोई भी एक्सपेरिमेंट और दूसरा आता है जो भी आपकी रिटन चीज होती है ना, राइटिंग, कोई भी आप लिटरेचर लिखते हो या कुछ भी लिखते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग पेटेंट कहते हैं, दैट इज द बायो पेटेंट। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता होगा ना? ये बेटा एक्चुअली दो चीजें होती हैं अभी तक, मतलब लेटेस्ट तो मैंने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ। आईपीआर होता है, आईपीआर को होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में एक होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है जैसे आपने बुक लिखी, लिटरेचर लिखा, गाना लिखा, इन सब चीजों का कॉपीराइट होता है। ये तो होता है 20 साल के लिए कॉपीराइट। और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, आईपीआर जो होता है। तो आईपीआर जो एक्सपेरिमेंट के लिए होता है वो 30 साल के लिए होता है। तो 30 साल के बाद आपको टेक्नोलॉजी को कोई रॉयल्टी नहीं देगा, वो अपने आप पब्लिक हो जाएगी, कोई भी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। 30 तक साल तक रहता है। अब डेट, मतलब ये टेन्योर बढ़ाया गया है, घटाया गया है, इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है। करंट का मतलब नहीं बता सकता हूँ। एक बार नेट पे चेक कर लेना। वैसे अभी भी उतना ही ओके। हुआ है, कोई अपडेट मेरे पास है नहीं है। लेकिन 20 साल और 30 साल था, रिटर्न का 20 साल, एक्सपेरिमेंट का 30 साल। जैसे कोरोना की मेडिसिन का देखो, उसका पेटेंट नहीं है, अगर उसका पेटेंट होता ना, मतलब तो वो और भी बहुत महंगी बिकती, इसलिए वो थोड़ी सी उतनी ज्यादा महंगी नहीं है, वरना बहुत ज्यादा लोग फायदा उठा लेते हैं इसका। सर आपने लगवाई वैक्सीन? दोनों लगवा चुका हूँ मैं, दोनों डोज लगवा चुका हूँ। लेकिन मैंने मैंने सुना है 2 डोज के बाद भी आदमी एडमिट हो जा रहा है। यस सर, वो तो है ही। मुझे फर्स्ट टाइम में ही हो गया था कोरोना।
और देखो भाई, देखो पहले कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए, है ना। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये वाला जो मैं बता रहा था ना, एजीबीटी, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन, ये जिस निमेटोड के खिलाफ इसका बनाया गया था, उस निमेटोड का मैं नाम याद बता दूं। निमेटोड का नाम है, एलिडोगाइनी। हाँ, मेलोडोगाइनी कॉग्निशिया। 2009 में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया, 2 अलग-अलग पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। नेम द निमेटोड दैट इन्फेक्ट एंड डैमेज टोबैको रूट, हाउ आर द ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 5 मार्क का क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये था, 2 पार्ट थे। दूसरा क्वेश्चन था और हाउ द ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन। तो 2 पार्ट में भी देखो आया एक बार, और सिंगल पार्ट में भी आया है ना। और देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल, एक्सप्लेन 4 ways which such animal can be beneficial to human। ठीक है, तो समझ गए ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कैसे होता है, वही आपको लिखना है। वैक्सीन सेफ्टी, है ना, एनिमल वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, यस डिजीज सर। फिजियोलॉजी, है ना। और 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको बता दिया, इससे क्वेश्चन 5 मार्क कराएंगे। और व्हाट इज जीएमओ, लिस्ट एनी 5 पॉसिबल एडवांटेज और जीएमओ, 2016 में भी क्वेश्चन आया है ना। और देखो, list the 4 benefits of effect of GM plant, explain how the Bacillus thuringiensis contribute developing resistance cotton bollworm and cotton plant, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। describe the various stages of involve the gene transfer for the commercial production of human insulin by Eli Lilly। ठीक है, तो ह्यूमिलिन से ये क्वेश्चन आया है, ह्यूमिलिन से भी आ चुका है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अलीना, यही देखो जो ये मैंने अभी ये बताया ना, ये वाला। उससे क्वेश्चन पूछ रही हो क्या, वो वाले से तो नहीं पूछ रही हो, डिजीज वाले से तो नहीं, इसी से पूछ रही हो ना, बायोटेक यस वाले से। सर। सर डिजीज वाले डिजीज से, वाले। डिजीज वाले से सेल मीडिएटेड में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो क्या कहते हैं ये, अरे कहाँ गया, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, बी सेल्स, टी सेल्स, याद आया। यस सर। वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि बी सेल्स कैसे काम करती हैं, टी सेल्स कैसे काम करती हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का ये सॉरी ये कैसे काम करती है, प्लेटलेट्स कैसे काम करती हैं, है ना। बस यही है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल क्या करती है, देखो हमने बताया था कि जो हमारी 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक तो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, वो डायरेक्टली खा जाती हैं। दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में आपको बी सेल और टी सेल डिस्क्राइब करनी है। क्लियर। देखो यस सर। एक क्वेश्चन 3 बार आया है, क्राई 1AB इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट टू कंट्रोल द infestation by corn borer, name the resultant plant after the successful insertion of gene described, gene desired, summarize the action of gene introduced, है ना। तो क्राई ए बी जो जीन कैसे यूज किया गया, इसे ट्रांसजेनिक हमने कैसे बनाया, ठीक है ना, किस डिजीज के खिलाफ, मतलब किस किस पैथोजन के खिलाफ बनाया, ठीक है, और इस जीन का क्या फर्क पड़ता है, बस यही एक्सप्लेन करना है। कितने मार्कर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन थे, बस 2-4 लाइन लिख देना। और बताओ भाई, टू मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया से और आरएनए आई से कई बार आ चुका है क्वेश्चन सीबीएसई में।
लेकिन जितनी बार भी आया है 2-3 मार्कर क्वेश्चन आया है। देखिए भाई, एक बार देखिए, और क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम समझ में आ गया अलीना? यस सर। ठीक है, ये तो हमने रिवीजन किया था ना, ये वाला चैप्टर। यस सर। जुआरिया बताओ बेटा, और कोई क्वेश्चन देखो, और कोई ये ले लिया है क्वेश्चन बैंक? लिया है कुछ एग्जाम आइडिया वगैरह? नहीं सर, अभी नहीं लिया, मैं लेने वाली हूँ। ले लो बेटा, अब टाइम नहीं बचा, देखो है ना, अब ना लेट करो, ले लो, क्योंकि ये मोटा है, इसमें प्रैक्टिस करने में मतलब टाइम लगेगा, काफी सारे पेजेस है भाई, और 500-600 पेज है, और मतलब समय लगेगा इसको करने में। सर एक क्वेश्चन है। बताइए बेटा। सर हेल्थ वाले चैप्टर से है। हाँ बोलो, बिल्कुल कोई नहीं। सर जो लोग ट्रांसप्लांट होता है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सर हाँ, वो इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्यों लेते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि अब आप मेरी बात समझो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुझे लीवर डोनेट किया, अब लीवर तो पूरा तो निकाल के दे नहीं दोगे मुझे, है ना, तो आपके लीवर से कुछ सेल्स निकाल ली गई, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारा आपका ब्लड ग्रुप मैच करता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप मैच कर, अब आपके लीवर से सेल निकाल के मेरे लीवर में लगा दी गई, है ना, अब क्या होगा कि है तो आपकी जो बॉडी का सेल है वो मेरी बॉडी के सेल के लिए तो क्या हो, एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, करेगा नहीं करेगा, है ना, यस सर। क्योंकि आपकी मेरी प्रोटीन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा हमारी तुम्हारी प्रोटीन में, है ना, तो अब क्या होगा, मेरी बॉडी हो सकता है, हो नहीं सकता, मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ, है ना, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, इस प्रोसेस को हम ऑर्गन रिजेक्शन कहते हैं, तो एंटीबॉडीज बनाने लगती है और एंटीबॉडी पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज कर देती है, किडनी के केस में बहुत होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन रिजेक्शन, ठीक है, तो किसी भी बंदे का ऑर्गन, अच्छा वो न्यूज पढ़ी अभी, क्या बोलते हैं, कल एक अमेरिका के एक आदमी को वो हार्ट लगाया गया है, पढ़ी? नहीं सर। नहीं पढ़ी, एनिमल का हार्ट लगाया गया है, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन, कल की बात है, देखना न्यूज पढ़ना, ठीक, तो अब क्या होगा कि अब ऑर्गन रिजेक्शन हो जाता है, इसका एक तरीका है, तो हमने क्या किया कि मेरी बॉडी में मैंने आपसे ट्रांसप्लांट लिया, है ना, लिवर का वो पार्ट लिया थोड़ा सा, और हमारी बॉडी मेरी बॉडी में लगा दिया गया एमिनो सप्रेसेंट, तो जब एमिनो सप्रेसेंट लगा दिए गए तो वो क्या करेगा, मेरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, जिससे कि मेरी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, उसको बहुत हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाएगा, और मेरी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बनेगी नहीं, जब मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, है ना, तो वो ऑर्गन मेरी बॉडी में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और उसके बाद फिर मेरी बॉडी को करके काम करने लगा, फिर एंटीबॉडीज उसको परेशान नहीं करेंगी, ठीक है, तो ऑर्गन रिजेक्शन को बचाने के लिए, ऑर्गन रिजेक्शन ना होने पाए, इस बात, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया जाए, क्लियर? यस सर। और बताओ, जुआरिया बोलो बेटा, और कोई क्वेश्चन? अलीना और कोई क्वेश्चन इससे या इसके पहले वाले चैप्टर से किसी से? नो सर। जुआरिया आप बताओ बेटा, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो? जुआरिया बोलो बेटा, मैसेज ही करो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? बताओ, देखो एक बार एनसीईआरटी में, और बताओ मुझे हम लोग नेक्स्ट कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं।
सर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलो ठीक है जुआरिया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ठीक, एक बार ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, पढ़ के आइएगा, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट। ठीक है जुआरिया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ के आना, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका रिवीजन। चलो बाय, गुड नाइट।